16 दिसंबर 1999 स्वीडन के रिहायशी इलाकों में जब दिन ढल रहा था और रात ठंड की चादर ओढ़े हुए थी, एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ओले के, एक मशहूर स्वीडिश जर्नलिस्ट जिनकी असली आइडेंटिटी कोई नहीं जानता था। उसके पास उनके दोस्त की कॉल आई जिसने फोन पे कहा कि उनके घर कोई आया है जिससे मिलके शायद उसे खुशी होगी। ओले ने मुलाकात को अगले दिन टालने की कोशिश की, मगर उसके सारे बहाने खत्म हो गए जब उसके दोस्त ने कहा कि वो जो कोई भी है वो इस ग्रह का नहीं है और सिर्फ तुम ही उसे समझ पाओगे। ओले तुरंत अपने दोस्त के घर जाते हैं। अंदर उन्हें मिलता है एक छोटा सा कमरा जहां अंधेरे और रोशनी का एक अजीब सा संगम था, और उसी अंधेरे में दबी रोशनी के बीच ओले को दिख रहा एक चेहरा जो ना तो इंसान का था ना छिपकली का। वो कुछ ऐसा था जो सिर्फ कहानियों में एग्जिस्ट कर सकता था। और फिर अगले 3 घंटे ओले ने जो देखा और सुना उसे समझने के लिए भी कलेजा चाहिए। भगवान पृथ्वी पे हमें मारने आए थे। डायनासोर्स एस्ट्रॉइड से नहीं खत्म हुए थे। जेनेटिक म्यूटेशन पॉसिबल है और हमारे सोलर सिस्टम में 5 एलियन कॉलोनीज है। उस इंटरव्यू में ऐसे बहुत से खुलासे हुए थे जिनको सुनकर आपके दिमाग के होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। ओले के सामने जो बीइंग बैठी थी वो किसी इंसान की तरह नहीं दिख रही थी, बल्कि उसका हुलिया कुछ इस तरह का था, बिल्कुल किसी छिपकली की तरह, बस इंसान के रूप में। ओले के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था, पर जब सामने बैठी उस बीइंग ने अपने बारे में बताना शुरू किया तो उसका हुलिया ओले के लिए सबसे कम अनयूजुअल चीज हो गई। उस एलियन ने अपना नाम लासेरता बताया। उसने कहा कि वैसे तो उसका असली नाम कुछ और है जिसे इंसान प्रोनाउंस नहीं कर सकते, पर ओले उसे लासेरता बुला सकता है। ओले ने पूछा कि क्या वो एलियन है, जिसमें लासेरता ने जवाब दिया कि नहीं, वो कोई एलियन नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि वो इस प्लेनेट पे पहले आई थी, इंसानों से भी पहले। और आज से करीब 10 मिलियन साल पहले जब इंसानों के पूर्वज पेड़ों से लटक रहे थे और ऊ आ कर रहे थे, तब उसकी स्पीसीज जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करके म्यूटेशंस में नई नई कीर्तियां हासिल कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। हम इतने पुराने हैं कि तुम्हारे रिलीजियस टेक्स्ट्स में भी हमारा वर्णन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इजिप्शियन, इंका और ऐसे कई ट्राइब्स में तो हमारी पूजा की जाती है क्योंकि हमने उनके डेवलपमेंट में हेल्प की है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया क्रिश्चियन बाइबल में। हमने तो बस तुम लोगों को नॉलेज देके तुम्हारे एवोल्यूशन को और तेज करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे टेक्स्ट बाइबल में हमारे इस कदम को गलत समझ लिया गया और उसमें हमें एविल सर्पेंट्स की तरह पोर्ट्रे किया गया। और तुम ये सब इतनी आसानी से मान भी इसलिए गए क्योंकि तुम इवॉल्व नहीं हुए हो, बल्कि तुम्हें जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है। एविल सर्पेंट, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि बाइबल के सबसे बड़े फाउंडेशन एलिमेंट्स में से एक है। ये सिंबल या कैरेक्टर एविल सर्पेंट बाइबल के हिसाब से ईश्वर ने एडम और ईव के लिए पैराडाइज बनाई थी जहां सब कुछ था, और उसे नाम दिया गया गार्डन ऑफ एडन का। वहां ईश्वर ने वो सारी सुख सुविधाएं दी थी जिनका उन दोनों की जरूरत थी। बस एक कंडीशन रखी कि गार्डन में एक पेड़ है, द ट्री ऑफ नॉलेज का, उस पे लगे फल को उन दोनों में से कोई कभी नहीं खाएगा। दोनों ईश्वर की हर बात मानने लगे और बदले में ईश्वर भी उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते रहे। लेकिन एक दिन गार्डन में एक सांप आया जिसने ईव से कहा कि अगर वो पेड़ पे लगे उस फल को खा लेगी तो उसे सही गलत की नॉलेज मिल जाएगी और ज्ञान से उसे वो ताकत हासिल हो जाएगी कि वो ईश्वर की काबिलियत तक भी पहुंच सकती है। इवेंचुअली सरपेंट की बातों में आकर ईव ने एडम के साथ शेयर करके वो फल खा लिया और फिर दोनों को सही गलत की समझ आ गई। लासेरता के अनुसार वो एविल सर्पेंट उसी के पूर्वज थे जो मानवता को किसी के अधीन नहीं रहना देना चाहते थे, बल्कि उन्हें ज्ञान का रास्ता दिखाना चाहते थे ताकि वो अपनी राह खुद चुन सके और बाकियों से, इवन उसकी खुद की स्पीसीज से भी तेज गति से इवॉल्व कर सके। एवोल्यूशन बहुत स्लो प्रोसेस है जिसमें लोगों को लाखों साल लग जाते हैं आग जलाना सीखने से पहिया बनाने की काबिलियत तक पहुंचने में, एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से डिफरेंशिएट होने में। और हम इंसान बीते 2 से 3 मिलियन साल में जिस स्पीड से इवॉल्व हुए हैं, ये रेट ऑफ एवोल्यूशन कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। ऑर्गेनिजम्स को लाखों साल लग गए किसी मास एक्सटिंक्शन से बाहर निकलने में,
मगर ह्यूमंस कुछ हजार साल में ही उससे ऐसे मूव ऑन कर गए हैं कि एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है। लासेरता के अनुसार ऐसा सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि हम इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि हमें आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। और अगर हम एविडेंसेस को देखें ना, तो हम लासेरता को पूरी तरह गलत भी नहीं कह सकते। देखो, वैज्ञानिक पहले भी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं कि ह्यूमन डीएनए का ओरिजिनेशन इतना एब्रप्ट है ना कि एज इफ वो सीक्वेंस चेन ऑफ एवोल्यूशन से ना क्रिएट होके ऑल ऑफ ए सडन ओरिजिनेट हुआ हो। सिर्फ इतना ही नहीं, एक स्टडी में तो ये भी कहा गया है कि ह्यूमंस का डीएनए इतना ज्यादा रैंडमनेस और कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है कि अगर रिवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स के नजरिए से देखे तो वो रेप्टाइल्स, इनवर्टिब्रेट्स, अरे यहाँ तक के प्लांट्स के डीएनए से भी मैच कर जाता है। ऐसे और कई मिस्टीरियस केसेस है ह्यूमन डीएनए से रिलेटेड जो हमारी जीनोम नॉलेज को चैलेंज करती रहती है और हम इतने एडवांस होने के बावजूद कुछ नहीं समझ पाते। लेकिन अगर हमारे साथ सही में म्यूटेशन हुई भी है तो ये किया किसने? लासेरता के स्पीसीज ने? वेल, सरप्राइजिंगली नहीं। और इस सवाल का सही जवाब जानने के लिए हमें आज से 65 मिलियन साल पहले पीछे जाना होगा, डायनासोर्स के अंतिम समय में। अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी से डायनासोर्स का खात्मा कैसे हुआ था, तो आप कहेंगे कि एक एस्टेरॉयड आया, पृथ्वी से टकराया और उस कोलिजन और उसके आफ्टर इफेक्ट से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। पर इसी बात को सुनकर लासेरता हंसती है, इसीलिए नहीं कि ये कोई मजाक है, बल्कि ये सोच के कि इंसान कितने नादान है। वो तो इवन ये तक कहती है कि कई बार वैज्ञानिक दो बिल्कुल ही अलग ऑर्गेनिजम्स की हड्डियों को एक ही डायनासोर का बता के अटैच और रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया है, पर फिर भी वो नाम कमाने के चक्कर में कुछ नहीं कहते, जिस वजह से इंसान ढेर सारी गलत प्री एस्टेरॉयड इंफॉर्मेशन को रियल मान रहे हैं। पर लासेरता की वो बात सुन के हंसी मजाक सन्नाटे में बदल गई जब उसने ये कहा कि जिस तबाही के पीछे हम एस्टेरॉयड को दोषी ठहराते हैं ना, वो तो असल में एस्टेरॉयड था भी नहीं, बल्कि उसकी एक्चुअल हिस्ट्री तो और ज्यादा डार्क है। आज से करीब 65 मिलियन साल पहले इस पृथ्वी पे डायनासोर्स के साथ साथ कई और भी प्रजातियां फल फूल रही थी और एवोल्यूशन साइकिल में आगे बढ़ रही थी। उनमें से एक लासेरता की स्पीसीज भी थी। लेकिन फिर तभी एक दिन दूर किसी जगह से कई ह्यूमनॉइड लाइक स्पीसीज पृथ्वी पर आई। लासेरता की माने तो ये ह्यूमनॉइड्स पृथ्वी से करीब 11.4 लाइट ईयर्स दूर उसी स्टार सिस्टम से आई थी जिसे इंसान प्रोक्योन बुलाते हैं। पृथ्वी पे आने के बाद प्रोक्योन ह्यूमनॉइड एलियंस ने पृथ्वी पे कई सारी कॉलोनीज बनाई, मेजरली उन जगहों में जिन्हें आज हम अंटार्कटिका और एशिया बुलाते हैं। करीब 150 साल में उस स्पीसीज ने पृथ्वी की हर प्रजाति, स्पेशली डायनासोर्स के साथ फ्रेंडली कोएग्जिस्ट करना सीख लिया था। मगर तभी एक और प्रजाति इस ग्रह पे आती है जो देखने में भले ही रेप्टाइल्स की तरह लगती थी, मगर इसका लासेरता की प्रजाति से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं था, क्योंकि उसकी स्पीसीज पृथ्वी पे ही ओरिजिनेट और इवॉल्व हुई है। जबकि ह्यूमनॉइड्स के 150 साल बाद ये जो प्रजाति धरती पर आई थी ना, वो पृथ्वी से हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर से नहीं आई थी, बल्कि लासेरता की माने तो ये स्पीसीज एक अलग ही डायमेंशन से आई थी। पर ऐसा उन्होंने अचीव कैसे किया? वेल, एज पर लासेरता इस यूनिवर्स के सेम प्लेन पे मल्टीपल बबल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम इंसान कई बार मल्टीपल डायमेंशन भी कहते हैं। ऑल्दो डायमेंशंस की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो एक्चुअल रियलिटी से काफ़ी डिफरेंट है, मगर इस ओमनीवर्स में, जी हाँ, मल्टीवर्स नहीं बल्कि इस ओमनीवर्स में ऐसी कई स्पीसीज हैं जो इन मल्टीपल बबल्स के बीच ऐसे ट्रैवल कर सकती है जैसे हम इंसान सड़क पे सिंपली वॉक कर रहे हैं, सिर्फ अपने माइंड और बॉडी का इस्तेमाल करके, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जेनेटिकली इस तरह इंजीनियर कर लिया है कि वो इस एबिलिटी को अचीव कर चुके हैं। काइंड ऑफ उसी प्रिंसिपल का एडवांस्ड वर्जन का इस्तेमाल करके, जिसके बहुत अर्ली स्टेज को हम क्वांटम टनल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। प्रोक्योन जो यहाँ इन रेप्टिलियंस के 150 साल पहले से ही मौजूद थे, उन्होंने इन रेप्टिलियंस से पीसफुली बात करके चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, मगर रेप्टिलियंस इस प्लैनेट को किसी से शेयर करना नहीं चाहते थे और इस पे सोल अथॉरिटी चाहते थे। इसलिए नहीं कि उन्हें यहाँ की फ्लोरिशिंग बायोलॉजी और अंडर डेवलप्ड स्पीसीज में इंटरेस्ट था, बल्कि इसीलिए क्योंकि इस ग्रह पे यूनिवर्स के सबसे क्रूशियल और उनके लिए सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स में से एक का भरमार है। गेस करिए कि वो एलिमेंट कौन सा होगा? गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम? वेल, जवाब है कॉपर।
और ऐसा इसीलिए क्योंकि लासेरता के अनुसार कॉपर सिर्फ एक कंडक्टिव मेटल नहीं है, बल्कि एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी के लिए एक की एलिमेंट है। जब इसे कुछ अनस्टेबल एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और न्यूक्लियर रेडिएशन फील्ड में एक्सपोज किया जाता है तो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सही एंगल पर लगाई जाए तो कॉपर का एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो सकता है और नए स्टेबल एलिमेंट्स बन सकते हैं। अब सबसे खास चीज ये है कि इस प्रोसेस से एक फोर्स फील्ड को भी जनरेट किया जा सकता है जो कई एडवांस टेक्नोलॉजीज में से आती है, जैसे क्लोकिंग यानी चीजों को छुपाने में, प्रोटेक्शन शील्ड्स बनाने में या हाई एनर्जी वेपन्स को क्रिएट पावर या इनहेंस करने में। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका पोटेंशियल अभी इंसानों को समझ नहीं आया है, पर कुछ एडवांस स्पीसीज इसे ऑलरेडी यूज करती है और गैलेक्टिक कॉन्करिंग टेक क्रिएट कर रही है। इसी वजह से एलियंस का कॉपर माइनिंग और एक्सट्रैक्शन में इतना इंटरेस्ट है, क्योंकि उनके एडवांस्ड फ्यूजन और एनर्जी मैनिपुलेशन में इसका एक क्रूशल रोल है। अब दोनों एडवांस सिविलाइजेशन ने कोएग्जिस्ट करके इसका यूज करने को लेके काफी डिस्कशंस किए, लेकिन उनका कुछ खास असर नहीं निकला और दोनों के बीच कुछ ही महीनों में युद्ध छिड़ गया। युद्ध में ह्यूमनॉइड्स रेप्टिलियंस से आगे चल रहे थे और अंततः रेप्टिलियंस जब ये बात जान गए कि वो ये जंग जीत नहीं सकते तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन बॉम्ब सीधा पृथ्वी की तरफ फायर कर दिया, जो इस हद तक खतरनाक था कि उससे पृथ्वी की सारी लाइफ फॉर्म्स खत्म हो जाए, मगर पृथ्वी के रॉ मटेरियल्स यानी यहाँ पर मौजूद कॉपर को उससे कोई नुकसान ना पहुंचे। स्पेस से फायर किया गया वो बॉम्ब उस जगह पर गिरा था जहां करंटली मिडिल अमेरिका है। एंड यस, मिडिल अमेरिका में मौजूद युकाटान पेनिनसुला के पास ही वो क्रेटर है जहां चिक्सुलुप टकराया था। अपेरेंटली उस बॉम्ब डेटोनेशन से ऑलमोस्ट सभी ह्यूमनॉइड्स मर गए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी एक्सपेक्टेशन रेप्टिलियंस को भी नहीं थी। उस बॉम्ब ने हमारे प्लैनेट पे मौजूद हाइड्रोजन के साथ एक अनप्रिडिक्टेबल फ्यूजन किया, जिसके बाद पूरे प्लैनेट पे भयंकर रेडिएशन फैल गई और 200 सालों तक प्लैनेट पे न्यूक्लियर विंटर शुरू हो गया। हालांकि इतनी तबाही मचाने के कुछ सालों बाद रेप्टिलियंस बिना ज्यादा कुछ छेड़े ही वापस चले गए, पर क्यों, इसका कारण हम भी नहीं जानते। हो सकता है कि ऐसा उन्होंने एक्सेसिव रेडिएशन की वजह से किया हो, पर इस तबाही से कई नए एलिमेंट्स भी पृथ्वी पर क्रिएट हुए थे, जैसे कि इरिडियम, जो वैज्ञानिकों के हिसाब से तो एस्ट्रॉइड से धरती पे आया था, पर लासेरता के अनुसार उस बॉम्ब के फॉलआउट के बाद इसकी क्रिएशन पृथ्वी पे ही हुई थी। न्यूक्लियर विंटर के बाद दुनिया के लगभग सारी आबादी खत्म हो गई, बस मैमल्स और कुछ रेप्टिलियंस बच गए। चूंकि उन्होंने जमीन के अंदर सरवाइव करने के तरीके खोज लिए थे, इन्हीं ढेरों रेप्टिलियंस में से एक थी लासेरता के एंसेस्टर, जिनका माइंड करीब 30 मिलियन साल बाद इस तरह इवॉल्व हो गया कि उनमें सोचने की क्षमता आ गई और थिंकिंग एबिलिटी वाले हमारे ये पूर्वज भी आगे 27 सब स्पीसीज में बदले। लेकिन प्रकृति अफसोस हम पे कहर बरपा रही थी, जिस वजह से 27 में से 24 सब स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, इसीलिए क्योंकि उनकी बॉडी और माइंड इस तरह नहीं डेवलप हो पाए थे कि वो सरवाइव कर पाए। आज से करीब 10 मिलियन साल पहले सर्वाइविंग 3 स्पीसीज ने फिर पहले आर्टिफिशियल और नेचुरल क्रॉस ब्रीडिंग से एक सिंगल स्पीसीज में अपने आप को यूनाइट किया और फिर इस यूनाइटेड सिंगल स्पीसीज ने अपने ऊपर जेनेटिक मैनिपुलेशन अटेम्प्ट्स किए ताकि उनकी स्पीसीज में और सब डिविजन्स को रोका जा सके। और जब आगे सब डिविजन्स रुक गए तो ये कलेक्टिव स्पीसीज ही ग्रो करती गई और प्रेजेंट डे रेप्टिलियंस का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि जब तुम सब पेड़ों पे उछल रहे थे ना, तब हम टेक्नोलॉजीज बना रहे थे, पृथ्वी पे बड़े बड़े शहर बना रहे थे और इस सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स को कॉलोनाइज कर रहे थे और जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे थे। अब ओले काइंड ऑफ इन सभी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे थे, पर तभी लासेरता ने बिना छुए एक पेंसिल टेबल के कोने से दूसरे कोने में हिला दी और टेबल पर रखे एक सेब को हवा में करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर फ्लोट करवा दिया। ओले समझ गए कि जो चीजें उनके लिए सुपर नेचुरल है वो लासेरता के लिए रेगुलर साइंस है। पर अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो रेप्टिलियंस हमसे मिलियंस ऑफ ईयर्स आगे हैं, हर चीज में, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस, नॉलेज, हर चीज में। उस हिसाब से तो उन्हें धरती पर रूल करना चाहिए था, फिर ऐसा क्यों नहीं है? वेल, यहीं पे आते हैं भगवान, लिटरली। अब देखो, लासेरता बताती है कि आज से करीब 1.5 मिलियन साल पहले एक और एलियन स्पीसीज पृथ्वी पे आई थी और उन्हें पृथ्वी पे उनकी प्रेजेंस के बारे में पता था। तब भी उन्होंने रेप्टिलियंस को नहीं अप्रोच किया, बल्कि वो आते ही यहाँ के एप्स को
गौर से देखने लगे, क्योंकि इस प्लेनेट पे आने के पीछे उनका इंटरेस्ट कॉपर या कोई रॉ मटेरियल नहीं था, बल्कि अनएडवांस्ड एप ह्यूमनॉइड्स थे। वो चाहते थे यहाँ के एप्स को इवॉल्व करके ऐसी स्लेव रेस में कन्वर्ट करने का जिसका इस्तेमाल वो आगे अपनी वॉर्स में कर सके। इसीलिए उन्होंने एप्स के एवोल्यूशन को फास्ट ट्रैक किया और काफी विकसित किया, जो एप्स के लिए अल्टीमेटली बढ़िया ही बात थी। मगर एक चीज थी जो लासेरता के लोगों को अच्छी नहीं लगी, वो एलियन स्पीसीज एप्स पे एक्सपेरिमेंट करती थी, और अगर वो उस तरह नहीं इनैक्ट करते थे जैसे कि वो सोचती थी, तो वो उस स्पीसीज को खत्म कर देते थे और फिर नए एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर देते थे। लासेरता ने कहा कि तुम लोग इन स्पीसीज को इलोजिम बुलाते हो, पर दोस्तों इससे भी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हमें इस डिटेल के पैटर्न निकालने में मिली। तो मई 2012 में इस इंटरव्यू के करीब 12 साल बाद पबमेड में एक एडिटोरियल छपा था, जिसमें साइंटिस्ट ने खुद भी इस बात को लेकर हैरानी जाहिर करी थी कि इंसानों की कितनी ही स्पीसीज ना जाने अनएक्सपेक्टेडली बिना किसी रीजन या कैलेमिटी के पृथ्वी से विलुप्त हो गई। कैसे, इसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था, पर जिस तरह लासेरता ने इलोजिम द्वारा इन स्पीसीज को खत्म करने की बात कही, वो भी स्टडी के 12 साल पहले, लगता है वी फाइनली नो द आंसर टू द क्वेश्चन। अब पहले तो लासेरता और उनकी स्पीसीज ने इसमें बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं किया, मगर फिर जब एक के बाद एक कई स्पीसीज को एक्सपेरिमेंट के आइटरेशंस के नाम पे खत्म किया जाने लगा ना, और प्लेनेट पे इलोजिम्स की प्रेजेंस रेप्टिलियंस को परेशान करने लगी, तब रेप्टिलियंस ने उन एलियंस के खिलाफ विरोध कर दिया। अब इन दोनों पक्षों के बीच जंग छिड़ गई और अंत में इलोजिम्स ने इंसानों पे ये एक्सपेरिमेंटेशंस करने बंद कर दिए, और तब से हमारी जेनेटिक म्यूटेशंस पे किसी भी एलियन सिविलाइजेशन ने खासा इफेक्ट नहीं डाला है। करीब 5000 साल पहले ये युद्ध खत्म हुआ था। इसके बाद इलोजिम्स पृथ्वी को छोड़कर चले गए थे, मगर उनकी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हमारी थिंकिंग आज भी उनके द्वारा काफी इन्फ्लुएंस्ड रही है, ऐसा लासेरता का मानना है। इस जंग का रेफरेंस बाइबल में भी मिलता है, जो हमारे हिसाब से वॉर इन हेवन है, जिसमें आर्कएंगल माइकल और उसके एंजल्स का युद्ध ड्रैगन के रूप में शैतान और उसकी सेना से हुआ था। इस युद्ध के अंत में कहते हैं कि शैतान स्वर्ग से नीचे चला गया था, एंड सिंस लासेरता के स्पीसीज भी इस युद्ध के बाद अंडरग्राउंड सिटीज में चली गई थी, इसीलिए ये बाइबल का एक मेटाफोरिकल रेफरेंस भी हो सकता है, जहाँ सैटन्स फॉल फ्रॉम हेवन का मतलब हो रेप्टिलियंस का जमीन के नीचे रहना। कोइंसिडेंस यहीं पर खत्म नहीं होते। हिब्रू भाषा में एक शब्द होता है एलोहिम, इसका मतलब होता है कई सारे देवता, और अगर आप गौर करेंगे तो ये काफी सिमिलर है इलोजिम के, जो अगेन भारी तादाद में पृथ्वी के ऊपर यानी अंतरिक्ष से धरती पे आए थे। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ पर यह भी है कि लासेरता ने कहा है कि 5000 साल पहले युद्ध खत्म होने के बाद इलोहिम चले गए थे, और टेक्निकली जितनी भी माइथोलॉजीज में देवताओं का जिक्र मिलता है ना, या ऐसी डिवाइन बिल्डिंग्स है जिन्हें लेकर एलियंस द्वारा बनाए जाने का दावा किया जाता है, वो सब के सब 5000 साल या उससे भी पुराने ही पाई जाती है, जब इलोजिम्स इस धरती पे रहा करते थे। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है? वेल, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं। मगर इस छोटे से स्टेटमेंट में आपने शायद एक और डिटेल भी नहीं गौर किया होगा, वो है रेप्टिलियंस का अंडरग्राउंड सिटीज में रहना। लासेरता ने बताया कि अब रेप्टिलियंस अंडरग्राउंड सिटीज में रहते हैं, और वो ऐसे रहने वाले इकलौते एलियंस नहीं है। पृथ्वी पे इस समय जितने भी एलियंस इंडिविजुअली या पूरी सिविलाइजेशन बसा के रह रही है, अगर उसका काउंट किसी को बता दिया जाए तो वो यकीन ही नहीं करेंगे। पर अगर ये सभी सभ्यताएं पृथ्वी के नीचे रह रही है, तो क्या धरती अंदर से खोखली है? वेल, एब्सोल्युटली नॉट। बल्कि सच्चाई यह है कि ओवर द पीरियड ऑफ एंशिएंट टाइम्स इन सिविलाइजेशंस ने पृथ्वी के अंदर बड़ी ही स्ट्रक्चर्ड सिटीज क्रस्ट या मेंटल लेवल पे ही डेवलप कर ली थी, ताकि वो सस्टेन कर सके। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है टर्की में मौजूद डेरिंगकुयू केव्स, जो करीब 280 फीट की गहराई में चली जाती है और 20,000 लोगों को आसरा दे सकती है। मगर इसमें एलियन नहीं रहते थे। अब एलियंस के अलावा इस गुफा को आखिर किसने पॉपुलेट किया, अगर इस कहानी के बारे में जानना चाहते हो तो हमने इस पर ऑलरेडी एक शानदार वीडियो बनाया हुआ है, उसे जाकर जरूर देखना। अब आगे बढ़ने से पहले जरा ये वीडियो को देखिए। ये कैटी पेरी के कॉन्सर्ट का वीडियो है, जिसमें अचानक उनकी आंखें ऐसे ग्लिच करने लगती है एज इफ वो कोई रोबोट या एलियन हो। ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी थियरीज दुनिया में सालों से चली आ रही है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया के पॉपुलर सेलिब्रिटीज, मिनिस्टर्स और वो बड़ी हस्तियां जो दुनिया को कंट्रोल कर रही है ना, वो असल में इंसान नहीं है, बल्कि ऐसे लिजार्ड पीपल है जो इंसान का रूप लेके दुनिया को अपने काबू में रखते हैं।
अब लासेरता से भी जब इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो या उनके स्पीसीज में कोई भी एक्चुअल में शेप शिफ्ट नहीं कर सकती, बल्कि वो मास माइंड कंट्रोल करके सबको इस तरह मैनिपुलेट कर देती है कि लोग जो चाहे उन्हें उस रूप में देख पाते हैं। अब अगर कोई उनकी फोटो लेगा तो कैमरे में ऑब्वियसली उनका असली रेप्टिलियन रूप दिखेगा, क्योंकि वो कैमरे को मैनिपुलेट कैसे कर सकती है। मगर भरी भीड़ में भी अगर वो खड़ी हो जाएंगी तो उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि सबका माइंड कंट्रोल करने की वजह से सबको लगेगा कि वो एक इंसान ही है। ये कम था तो उन्होंने ये भी बताया कि इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके वो अपने फ्लाइंग सॉसर्स दुनिया से छिपाते हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है जब शायद किसी चूक की वजह से वो अपने सॉसर्स की प्रेजेंस लोगों की नजरों से नहीं छुपा पाती। और कुछ लोगों ने रेप्टिलियन यूएफओस को देख भी लिया और रिकॉर्ड भी किया है, बट ये एग्जैक्टली कौन से इवेंट्स थे इस पे किसी भी तरह का कोई भी रिविलेशन नहीं हुआ है। शेप शिफ्टिंग कंट्रोल थियरी एक ऐसी थियरी है जिस पे भरोसा बहुत से लोग करते हैं और उसके सबूत भी देते हैं, पर ज्यादातर सबूत भी बेफिजूल या बेबुनियाद ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने जो कैटी पेरी का आपको वीडियो दिखाया ना, उसमें कुछ एबनॉर्मल नहीं था, बल्कि वो आंखों का मूवमेंट तो उनकी एक ट्रिक है जिसे वो डॉल आई कहती है। मगर वही वीडियो बिना कॉन्टेक्स्ट के कितना क्रीप लग रहा था ना, ये भी हम सब ने देख लिया। देखो, कहने को तो इस इंटरव्यू में और भी काफी सारे बातें हुई थी, पर इस ट्रांसक्रिप्ट के अलावा कुछ भी बाहर नहीं आया, क्योंकि ओले के मुताबिक इसके लिए लासेरता ने मना किया था। हालांकि अगर आप इसकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो, इसकी ऑथेंटिसिटी पे आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। बाकी आप में से काफी सारे लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा, वो लिखते हैं कि यार पूरी वीडियोस को बनाकर अंत में उसे फेक कह देते हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम आपके सामने सारे फैक्ट्स लाकर रखते हैं, पूरी कहानी उठाकर रखते हैं, और आप पर छोड़ते हैं कि इस कहानी को जानने के बाद, इसकी सच्चाई को जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये फैक्ट्स वाकई में सही हो सकते हैं या फिर ये बस एक कहानी है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ भी बताकर कोई भी कहानी सुनाकर चला जाऊं, इस कारण से मैं सभी फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, जो कि काफ़ी सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ पसंद नहीं आता, क्योंकि वो कहते हैं कि यार अंत में सब कुछ तुमने फेक ही बता दिया। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट में लिखकर बताना। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अब दोस्तों, जैसा कि आप मुझे यूट्यूब में फॉलो करते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। ये है मेरा यूजर नेम इंस्टाग्राम का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है डीप ओशन में मिले एक यूएफओ की इमेज के बारे में। एक ऐसा इमेज जिसे सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से लिया गया था, और उस इमेज में जो ऑब्जेक्ट मिला था वो किसी यूएफओ की तरह ही लग रहा था। पर आखिर उसकी सच्चाई क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है और उसकी पूरी कहानी क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।